नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे ये चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग का ये 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो है गाउस का नियम तथा उसका व्युत्पन्न। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे गाउस के नियम की। तो दोस्तों गाउस का नियम क्या था, गाउस ने क्या कहा था, इस चीज़ की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों गाउस ने ये बताया कि कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर यदि हम कोई आवेश रखते हैं, यानी कोई चार्ज यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होता है, तो उस चार्ज की वजह से उस बंद पृष्ठ में से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है या कितना फ्लक्स प्रवेश करता है, ये चीज़ बताने के लिए गाउस ने एक नियम दिया, जिसे हम गाउस का नियम बोलते हैं। इस गाउस के नियम के अकॉर्डिंग गाउस ने ये बताया कि जो निर्गत फ्लक्स होता है वो, यानी किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश में क्या रिलेशन होता है, दोनों में आपस में क्या संबंध होता है, उस चीज को बताने के लिए नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हवा या निर्वात में उपस्थित, यानी कि हवा या निर्वात के अंदर उपस्थित कोई भी एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से पारित का मतलब होता है निकलना या प्रवेश करना, यानी उसके अंदर से गुजरना। पारित का मतलब होता है गुजरना उसके अंदर से। तो पारित कुल फ्लक्स यानी कि फाई का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित, उस बंद पृष्ठ का जो आयतन है, उस बंद पृष्ठ के आयतन में उपस्थित कुल आवेश, यानी कि नेट आवेश जो होता है, कुल आवेश समीशन क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात किसने कही थी? गाउस ने कही थी अपने नियम के अकॉर्डिंग। यानी गाउस ने ये बताया कि अपने पास में कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश उपस्थित है, यहाँ पर 2q, q, -3q, 4q, ये जो भी टोटल आवेश यहाँ पर उपस्थित हैं, इन आवेशों का हमें क्या करना है, योग करना है। योग करने के बाद में यहाँ पर लिखना है, बटा के अंदर ε0 लिखना है, जो कि क्या होती है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो दोस्तों दोनों को लिख करके जैसे हम इसका सोल्व करेंगे, तो अपने पास में इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि आवेश को हमें ऐड किस प्रकार से करना है। जैसे हम सामान्य संख्या को ऐड करते हैं, प्लस प्लस को अलग, माइनस को अलग, प्लस माइनस बाद में देख लेते हैं कौन सी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये है मैथमेटिक्स रूप किसका, गाउस के नियम का। अब हम थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं, वी नाउ गेट, हम जानते हैं क्या कि k बराबर होता है 1/4πε0। ये वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, यानी k बराबर क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ से दोस्तों यदि मैं वैल्यू निकालूं किसकी, 1/ε0, यानी 1/ε0 को रहने दूं तो ये 4π है वो k की साइड में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4π और k। ये वैल्यू किसकी बनती है, 1/ε0 की बनती है। तो क्यों ना दोस्तों इसके अंदर हम चेंज कर दें, क्योंकि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे समीशन क्यू इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 1/ε0। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू यदि हम लिखना चाहें, तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू बनेगी 1/4πk और यहाँ पर समीशन क्यू। तो ये भी एक रूप है गाउस के नियम का, और ये इसका हो जाएगा दूसरा रूप गाउस के नियम का। तो यहाँ तक चीज समझ में आई अच्छे से दोस्तों। पहले हमने क्या लिखा, गाउस का नियम लिखा। जब आपको गाउस का नियम पूछा जाए तो यहाँ तक ही लिखना है, इसका मैथमेटिक्स रूप और ये चीजें हमें लिखनी है। अगर हमें कहीं न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े इस प्रकार से, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में समीशन क्यू है और ε0 की वैल्यू तो वैसे होती है, समीशन क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो सीधा लिख करके हम ज्ञात कर सकते हैं। परंतु हमारे पास में कभी कभी फ्लक्स दे दिया होता है, हमें यहाँ पर कुल आवेश की वैल्यू पूछ लिया जाती है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के अनुसार क्या होता है, किसकी परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा। परिभाषा अनुसार, तो परिभाषा अनुसार अपने पास में होता है फाई बराबर सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन हम लेते हैं यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये हम परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग चीज जानते हैं। तो इसको समीकरण नंबर में क्या दे दूं, 3 दे दूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नंबर में ये समीकरण फ्लक्स ज्ञात करने की जो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग है, और ये हमने यहाँ पर 1/ε0 की वैल्यू निकाल करके बनाई है, और ये तीसरी किसके अनुसार है, परिभाषा के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर तीनों को यदि सम्मिलित रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं गाउस के
नियम का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है उसका विस्तृत रूप जितना भी है उनको सम्मिलित करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस, यहाँ पर हो जाएगा परिभाषा के अकॉर्डिंग ई वेक्टर ds वेक्टर बराबर, यहाँ पर हम ये चीज भी लिख सकते हैं क्या, 4 पाई के समीशन q, और यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है, समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर के ये अपने पास में क्या हो गया, गाउस के नियम का व्यापक रूप हो गया, यानी कि फ्लक्स ज्ञात करने के अपने पास में 3 सूत्र प्राप्त हो गए। जो भी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल में इनको काम में लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस चीज की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। अपने पास में मान लो कोई भी, अक्सर कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इस प्रकार का हमारे पास में यहाँ पर कोई एक बंद पृष्ठ जनरेट कर देगा, बंद पृष्ठ बना दिया, इसके अंदर यहाँ पर हमें दे दिया 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर हमें दे दिया -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर अपने पास में दे दिया 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर हमारे पास में दे दिया -2 माइक्रोकूलम, और हमें ये पूछ लिया कि इस बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो बंद पृष्ठ से संबंधित अपने पास में फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर टोटल आवेश हमें करना होगा। तो दोस्तों माइनस का 2 माइक्रोकूलम, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, टोटल माइनस का कितना हो गया 5 माइक्रोकूलम, जबकि यहाँ पर अपने पास में टोटल कितना हो रहा है प्लस का 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम प्लस का, 5 माइक्रोकूलम माइनस का, तो टोटल मिलाकर के आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। दोस्तों यदि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास में कोई ना कोई वैल्यू बचती है जोड़ने के बाद में, तो उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे बटा में एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10 की घात -12। अब यहाँ पर हमारे पास में जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को लिख करके हम सोल्व करेंगे, जो भी मान अपने पास में आएगा वो मान आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल आपके समझ में आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इसके ऊपर। गाउस का नियम यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ तक लिखना है, न्यूमेरिकल के अंदर और कंप्यूटेशन एग्जाम में काम में आने वाली चीजें अपने पास में ये है। तो दोस्तों समझ में आया अच्छे से, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल देखना, क्वेश्चंस देखना इनके, तो और ज्यादा चीजें आपके समझ में आएगी। दोस्तों अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलाम के नियम से गाउस के नियम का व्युत्पन्न, यानी कूलाम के नियम को हम यूज करेंगे और गाउस के नियम का व्युत्पन्न करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर का ये पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ और भी पूछा जाए क्योंकि ये इजी पड़ता है थोड़ा सा। और इस चैप्टर के अंदर अब जितने भी आगे वाले टॉपिक हैं, यानी जितने भी वीडियो अब बनेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर या 3-3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी और पूछे जाते हैं अक्सर। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है इस चैप्टर से, वो आगे वाले टॉपिकों पर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम गाउस का नियम है, तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग ही है आने वाले टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ आने वाली वीडियो आप अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कूलाम के नियम से गाउस का नियम व्युत्पन्न कैसे करेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R²। ये अपने पास में कूलाम का नियम है जिसके अकॉर्डिंग हम बल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको यूज करना है और गाउस का नियम यानी कि फाई बराबर समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि अपने पास में कोई भी एक इस प्रकार से बंद पृष्ठ है। हम इस प्रकार से कोई भी एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं और इस बंद पृष्ठ के अंदर यहाँ पर एक कोई भी बिंदु है O, और इस बिंदु O पर एक कोई आवेश रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। ध्यान से समझना दोस्तों, डायग्राम से समझ में आ जाएगी ना चीज, फिर आपको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने पास में कोई एक आवेश है Q जो यहाँ पर O पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इस बंद पृष्ठ की सतह के ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लेना है। ये मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसका क्षेत्रफल है ds, जिसका क्षेत्रफल कितना है ds। छोटा सा एरिया मैंने लिया किसके ऊपर, बंद पृष्ठ के ऊपर।
और इस बंद पृष्ठ के अंदर यानी कि अल्पांश के अंदर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P की जो यहाँ से दूरी है वो है R। कितनी दूरी है दोस्तों? R दूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस जो अपने पास में अल्पांश है, इस अल्पांश के प्रत्येक बिंदु को यदि मैं O से मिलाऊं तो इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? एक शंकु टाइप आकृति का निर्माण होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु आकर के मिलेंगे तो एक जगह आकर के मिलते हैं तो किस प्रकार का निर्माण होता है? कोण की तरह, यानी कि शंकु की तरह निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक शंकु की तरह निर्माण हो गया। दोस्तों शंकु की तरह निर्माण होने के बाद में यहाँ पर जो कोण बनता है ना, इस कोण को बोला जाता है घन कोण। क्या बोला जाता है? घन कोण। जैसे अपने पास में सोटी होती है, हम आइसक्रीम खाते हैं तो उस आइसक्रीम का जो कॉर्नर है, यहाँ पर टोटल जो कोण बनता है दोस्तों, हम सिंपल भाषा में कोण को ऐसे कहते हैं, ये होता है समतल कोण। ये कौन सा कोण है? समतल कोण है। यदि अपने पास में इस प्रकार से कोई कोण बनता है, यहाँ पर ये कंप्लीट जो कोण बनेगा ये कोण कहलाता है घन कोण। और इस घन कोण की जो टोटल घन कोण की वैल्यू होती है वो होती है अपने पास में 4 पाई। जबकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है इस प्रकार से, यहाँ पर जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो वो कितने का बनेगा? 270 का। और यदि यहाँ पर टोटल कोण देखेंगे तो वो बनेगा 360 यानी कि 2 पाई का। जबकि इसके अंदर जो टोटल कोण बनता है वो बनता है यानी कि 4 पाई का। तो देखेंगे, इसी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो बढ़ते हैं आगे। अब अपने पास में करना क्या है, मान लिया कि यहाँ पर जो ये अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस अल्पांश का, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और ये हो जाएगा अपने पास में ds वेक्टर। समझ में आई ये बात दोस्तों? और यहाँ पर अपने पास में इस डायरेक्शन में है वो विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, बाहर की ओर होता है लंबवत। इस प्रकार से मैंने इस साइड में बना दिया इसको। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि मान लो यहाँ पर कोण बनता है, वो बनता है थीटा। कितना कोण बनता है दोस्तों? थीटा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु है P, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? तो चलते हैं थ्योरी पर, कैसे लिखेंगे। माना कोई बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा गया है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P तथा अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। दोस्तों इतनी बात समझ में आई? हमने किया क्या, हमने कोई भी एक बंद पृष्ठ लिया और उस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है जिसके ऊपर एक आवेश रखा हुआ है Q, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु है P, और वहां पर एक अल्पांश लिया हमने जिसका क्षेत्रफल कितना है ds है, उनकी हमने कल्पना कर ली, मान लिया। फिर यहाँ पर लिखते हैं बिंदु P पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र। तो Q के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर E वेक्टर बराबर, दोस्तों विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका सूत्र होता है KQ/r²। यहाँ पर दूरी r हमने मानी है, आवेश भी Q माना है, तो कोई समस्या इसमें होगी नहीं। ये हो जाएगा KQ/r²। यहाँ पर सदिश रूप में लिखा है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी? r की डायरेक्शन में होगी, यानी r बार की ओर है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ r1। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 हो गया। या तो कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग, क्योंकि गाउस का नियम है वो फ्लक्स निकालने के लिए काम में आता है, तो फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर देखना है। फ्लक्स की परिभाषा से अल्पांश से पारित फ्लक्स
तो अल्पांश से पारित जो फ्लक्स होगा उसे हम लिखेंगे डी फाई, क्योंकि छोटा है, छोटा ही फ्लक्स निकलेगा उसके अंदर से। देखो दोस्तों, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जिनके समझ में नहीं आए, पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो, तो मैं बता देता हूं, किसी भी पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। यहाँ आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी, और विद्युत बल रेखाएं बाहर या अंदर हो सकती है, या तो अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी। पॉजिटिव आवेश से तो बाहर जाएगी, नेगेटिव आवेश से तो अंदर आएगी। पर इस एरिया जो हमने सिलेक्ट किया है, अल्पांश लिया है, उस अल्पांश में से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है, वो उससे संबंधित क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है उसका सूत्र अपने पास में होता है सरफेस के लिए, यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये अपने पास में बंद पृष्ठ के लिए वैल्यू आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये बंद पृष्ठ के लिए वैल्यू है। तो अगर ये तो केवल अल्पांश के लिए है, किसके लिए, अल्पांश के लिए। यदि मेरे को यहाँ पर क्या करना होता है, संपूर्ण इसकी, चलो मैं आपको इतना समझा देता हूं कि बंद पृष्ठ से संबंधित तो ये है। यदि हमें कंप्लीट इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स लेना है, क्योंकि गाउस का नियम तो कंप्लीट पृष्ठ पर लगेगा और हमें गाउस का नियम ही उत्पन्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेता हूं, संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत, या पारित फ्लक्स लिखूं अच्छा रहेगा थोड़ा सा, पारित फ्लक्स। तो दोस्तों पारित फ्लक्स क्या होगा, फाई इंटीग्रेशन डी फाई, और यहाँ पर अपने पास में ये क्लोज इंटीग्रेशन है, पूरे का इंटीग्रेशन क्लोज होगा, सरफेस से पृष्ठ है, और यहाँ पर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ तक कोई समस्या? दोस्तों यहाँ पर मैंने समाकलन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, अल्पांश के लिए वैल्यू ज्ञात करनी थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए करना है, तो मैंने इसका समाकलन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा दोनों समीकरणों से, यहाँ पर हमें ई की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर लिखनी है। तो मैं लिख देता हूँ फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस के लिए होगा, और ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आर कैप, यहाँ पर हो जाएगा डॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अदिश गुणनफल है इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर आ जाएगा ds वेक्टर। ये चीज समझ में आ गई इजीली दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज ऐसी है जो समाकलन के अंतर्गत नहीं आती है। समाकलन के अंतर्गत हमेशा क्या चीज आती है, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं वो राशि यदि चेंज होती है तो कौन कौन सी राशियां चेंज होंगी। दोस्तों देखो अभी ये पृष्ठ यहाँ पर है, अल्पांश पृष्ठ यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर अल्पांश पृष्ठ लेंगे तो ये आर चेंज होगी कि नहीं होगी, आर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्णतः गोलाकार पृष्ठ नहीं है, कैसा ही हो सकता है पृष्ठ, इसलिए आर तो चेंज होगी होगी। दूसरी चीज यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। और यहाँ पर जो पृष्ठ है इस अल्पांश का, यहाँ पर मान लो मैंने छोटा लिया, हो सकता है यहाँ पर मैं बड़ा ले लूं, फिर यहाँ पर वापस छोटा ले लूं, तो ये भी क्या होगा, इसके स्थिति के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि समाकलन के अंतर्गत चेंजेबल राशि है। तो क्या क्या चेंज नहीं होगा उनको मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पर एक तो के आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू फिक्स होती है, क्यू यहाँ पर एक है जो हमने रखा है वही रहेगा, चाहे आप अल्पांश यहाँ लो, चाहे अल्पांश यहाँ लो, चाहे अल्पांश यहाँ लो, वो चेंज नहीं होगा। तो जो राशियां चेंज नहीं हो रही है उनको बाहर ले लेते हैं, जो चेंज होगी उनको अंदर रख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आर कैप डॉट ds वेक्टर। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, आर स्क्वायर। अब देखो अपने पास में कोई भी दो सदिश राशियां डॉट प्रोडक्ट के रूप में है, यानी कि अपने पास में दो राशियां इस प्रकार से होती है, तो हम इनको कैसे लिखते हैं, हम इनको लिखते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पर हम लिखते हैं कोस थीटा। ये सारी चीजें 11th में बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब इसको मैं एक तरीका क्या है, इसको लिख दूं ए, इसको लिख दूं बी, और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, यानी कि सदिश ए का मान, सदिश बी का मान, और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। अब दोस्तों अपने पास में यहाँ पर दो सदिश राशि कौन सी है, एक तो आर कैप है। आर कैप का मतलब क्या होता है, एकांक सदिश, और एकांक सदिश का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर ds वेक्टर है, तो ds वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ds ही हो जाएगी, जैसे a वेक्टर की वैल्यू a हो रही है वैसे। जबकि r कैप है ना, इस r कैप की वैल्यू है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि एक एकांक सदिश है। इस चीज को समझना। तो इंप्लाई देख
यहाँ पर हो जाएगा फाई, यहाँ पर हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ds हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये बात इजीली समझ में आ गई आप सभी के, कोई समस्या नहीं है इसकी, क्योंकि r के एकांक सदिश से 1 वैल्यू होगी, ds वेक्टर की ds हो जाएगी, cos थीटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंप्लाई दैट फाई बराबर अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से के क्यू क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा ds cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो घन कोण होता है ना, उस घन कोण की जो वैल्यू होती है, यानी जो मान होता है ना, वो ये होता है। घन कोण की वैल्यू के बराबर मान होता है ये क्या, ds cos थीटा बटा r स्क्वायर। ये घन कोण के बराबर मान होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ घन कोण का चिन्ह, जो सिंबल होता है घन कोण का, वो हम लिख लेते हैं। इसको हमने 11th में भी देखा था, ये इस प्रकार से होता है। ये घन कोण का सिंबल है। किसका सिंबल है दोस्तों, घन कोण का। ये तो हमारे अल्पांश के लिए है, जब हम इसका समाकलन करेंगे टोटल घन कोण आएगा। तो टोटल घन कोण की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितनी होती है, 4 पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई बराबर के क्यू इंटू 4 पाई। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, घन कोण की वैल्यू है। और यहाँ पर घन कोण कैसे बना है, क्योंकि ये घन कोण की क्या होती है, वैल्यू होती है। आप पढ़ते हो कि कोण इंटू त्रिज्या बराबर चाप, तो यहाँ पर जो चाप है वो तो ds बना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू बनी है वो कोण की बनी है कंप्लीट। तो कोण इंटू त्रिज्या बराबर चाप के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनी है। इतना हमें गहराई में जाना नहीं है, यहाँ पर हमें केवल इतना ही समझना है कि इस चीज की वैल्यू घन कोण के बराबर, घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। तो ये वैल्यू अपने पास में बन गई। यहाँ से क्या होगा, इंप्लाई दैट फाई बराबर के की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। यहाँ देखो दोस्तों 4 पाई से 4 पाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से फाई बराबर अपने पास में कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपने पास में दोस्तों प्राप्त हुई है। अभी तक अपना जो मेन टारगेट है ना वो प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आया है, जो कि क्या होता है, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग ही है, या गाउस के नियम के समरूप ही है। पर हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है कि यदि बंद पृष्ठ में आवेश Q1, Q2, Q3 Qn हो तो इनसे संबंधित फ्लक्स जो होगा, इनसे संबंधित फ्लक्स जो होगा वो होगा φ1, φ2, φ3, φn होता है। दोस्तों एक आवेश से संबंधित जो फ्लक्स है वो तो ये होगा, यानी कि फाई। अगर अपने पास में एक से ज्यादा आवेश है, φ1, φ2, φ3, φn, तो उनसे संबंधित जो आवेश होंगे, पहले आवेश से संबंधित φ1, दूसरा आवेश से संबंधित φ2, तीसरा आवेश से संबंधित φ3, φn, ये अपने पास में फ्लक्स हो जाएंगे। पर हमें क्या चाहिए, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग कंप्लीट फ्लक्स चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा आगे, अतः बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, और कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φn। ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों इजीली। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू रखनी है। तो फाई बराबर अपने पास में कितना होगा, पहले आवेश की देखो, एक सिंगल आवेश होता है ना, उसकी वजह से होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आवेश की वजह से कितना होगा, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे आवेश की वजह से कितना होगा, Q2 बटा एप्सिलॉन नॉट, प्लस ऐसे n में आवेश की वजह से कितना होगा, Qn बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर, देखो क्या चीज है जो हमारे कॉमन आ रही है सभी में, बटा के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है ना वो सभी में है, इसलिए कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। ये वैल्यू अपने पास में रह जाएगी। अब हमें क्या लिखना है, फाई बराबर, देखो दोस्तों हमारे पास में सभी आवेश है वो ऐड हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं।
जुड़ रहे हैं तो हम उसको किसके रूप में लिख देंगे, समीशन के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में जो वैल्यू बनी है ना वो बिल्कुल गाउस का परफेक्ट नियम है और इसे ही हमें गाउस का नियम कहते हैं। और ये व्युत्पन्न किसकी सहायता से किया था हमने, कूलाम के नियम। अब आपको समझा देता हूं कि कूलाम का नियम कहाँ लगा है इसमें। दोस्तों ये जो चीज बनी है ना, ये जो चीज बनी है ना विद्युत क्षेत्र का मान, ये कूलाम के नियम से ही बनी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है ना वो होती है E बराबर F अपॉन Q नॉट। ये वैल्यू होती है विद्युत क्षेत्र की। तो F वहां पर हम लिखेंगे ना वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर बटा में एक Q आएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वैल्यू अपने पास में बचेगी, इसलिए इसे गाउस के नियम के अकॉर्डिंग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देख करके समझना इसको, और आने वाले वीडियो को मिस मत करना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू।